Okay, so in this video, we'll discuss the important topics. Basically, you have 4 books which are part of your readings. First is by Abel, then there is Froyen, Blanchard and Dornbush. तो 3 की तो मेरे को एज इट इज़ सॉफ्ट कॉपीज़ मिल गई थी. एक के मेरे खुद के नोट्स है, तो आई शेयर, मतलब बुक से ही मार्क्ड है, तो आई शेयर दैट विद यू. ठीक है. सेक्शन 1 का बात करें. सेक्शन चैप्टर 1 में से 1.1 एंड 1.3 आ रहा है. देन चैप्टर 2 है, ठीक है, 1.1 1.3 है. देन चैप्टर 2 कंप्लीट है एंड चैप्टर 5 में 5.1 है बस. चैप्टर 5 इज़ दिस ओनली. ठीक है, ये पोर्शन नहीं है, 5.2 नहीं है. चैप्टर 7 में 7.1 है, व्हाट इज़ मनी. ठीक है, तो बेसिकली एबल एंड बर्नानके में इतना ही है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर सेक्शन 7 1.1. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं आएगा. बिजनेस साइकिल्स पूछ सकते हैं, तो इस पे फोकस कर लेना. बाकी वाले टॉपिक्स छोड़ सकते हो. अनएम्प्लॉयमेंट इन जनरल हमें पता होती है तो छोड़ दो. इन्फ्लेशन भी पता ही होती है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो. ओपन इकॉनमी, क्लोज्ड इकॉनमी, यू शुड हैव द आइडिया. बाकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ बस ये पढ़ लेना. ठीक है, ये आगे हम डेप्थ में करते ही है तो इतनी नीड नहीं है. ये भी छोड़ सकते हो. यू कैन मिस दिस एज वेल, यू कैन स्किप दिस एज वेल. एंड एग्रीगेशन. ठीक है. नाउ मूविंग टू 1.3. वाई मैक्रो इकोनॉमिस्ट डिसएग्री. क्लासिकल कीनीजियंस का होगा. पॉजिटिव एनालिसिस, नॉर्मेटिव एनालिसिस 12th में पढ़ रखा है. इसको थोड़ा सा कर लेना कि व्हाट इट इज़, व्हाट इट शुड बी. ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. क्लासिकल की थ्योरी एंड कीनीजियंस अप्रोच, तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे चल रहा है. स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ के आइडिया हो जाएगा. इसकी नी, ठीक है, ये भी पढ़ लेना. ये 3 जो पैराग्राफ्स है, दैट्स इट. तो चैप्टर 1 तो हो गया. अब चैप्टर 2 देखते हैं. ये छोड़ दो. एग्जाम्पल है समझाने के लिए, क्योंकि 3 मेथड्स होते हैं. अब तक तो पता होगा, 12th में भी पढ़ रखे हैं. तीनों मेथड इक्वल होते हैं. एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट अप्रोच होती है जो वैल्यू एडेड की बेस पर चलती है, GVA. देन इनकम होती है, इनकम अप्रोच. एंड देन एक्सपेंडिचर अप्रोच. पेपर में एक्सपेंडिचर अप्रोच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. वाई 3 अप्रोचेज आर इक्वेलेंट, ये 12th में पढ़ रखी चीज़ें. मार्केट वैल्यू, ठीक है, बेसिक चीज़ ये नहीं है, पूछेंगे. मतलब चांसेस आर वेरी लो कि ये सारी चीज़ें पूछेंगे. ठीक है. नो कैपिटल गुड, GNP, ठीक है, ये सब 12th में पढ़ रखा है, इसकी नीड नहीं है. बॉक्सेस तुम सारे छोड़ सकते हो, मतलब जो मैं मार्क करवा रहा हूँ वो छोड़ देना. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये बाकी y=c+, दिस इनइक्वालिटी जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम बताती है, IS कर्व भी कहते हैं इसको. कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ये पढ़ रखा है, इसमें डेप्थ में नहीं. इससे एक्सपेक्टेड है न्यूमेरिकल आने का. ठीक है. परचेजेस, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है. इनकम अप्रोच ये एक बार कर लेना, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सेविंग एंड वेल्थ में एग्रीगेट सेविंग, इसको रिवाइज कर लो बस, इस बॉक्स को. ठीक है. एंड देन मतलब आइडियली यू शुड डू एवरीथिंग, बट अगर सिर्फ लास्ट में ही तुम अगर पढ़ रहे हो या सिर्फ मेजर टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक्स करने चाहिए. दिस दे आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इनका रिलेशन भी पूछते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेशनल वेल्थ और उसका. अब रियल GDP में, ठीक है, GDP डिफ्लेटर कैसे चलता है, ये सब हम 12th में पढ़ चुके हैं. प्राइस इंडेक्सेस कर लेना. रियल GDP ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, ये छोड़ दो. एंड इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ रहे हो, उसमें भी CPI का ट्रेंड तो नहीं पूछेंगे पेपर में, क्योंकि
वो वापस चेंज हो जा रहा है। तो आरबीआई की जैसे आज ही मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसके हिसाब से वो फिर से चेंज हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बायस ठीक है, छोड़ सकते हो। इन्फ्लेशन का ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, ये छोड़ दो। फेड से रिलेटेड हमें नहीं पूछेंगे, पेपर में पूछेंगे तो तुमसे इंडियन इकोनॉमी के बेसिस पे पूछेंगे। इंटरेस्ट रेट का ये जो फिशर रूल होता है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही यूज़ होता है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आ जाता है बस। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, फिशर रूल कहते हैं इसको। नाउ चैप्टर 2 भी हो गया। चैप्टर 5.1, चैप्टर 5.1 भी पार्ट है कोर्स का, तो एक बार वो देख लेते हैं। दिस इज चैप्टर 3 ओनली ना। चैप्टर 4 ठीक है, ये वीडियो का पार्ट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। चैप्टर 5.1 ही पार्ट में है, तो इसका इतना नीड नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, करंट अकाउंट पता है क्या होता है, कैपिटल अकाउंट पता है, एफडीआई एंड एफपीआई का डिफरेंस देख लेना एक बार। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देन क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बस। ट्रेड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्लस ट्रांसफर्स उसमें आ गया करंट अकाउंट में। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफर्स देख लेना, करंट अकाउंट बैलेंस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये सारा छोड़ सकते हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, तो ये कर लेना। इस टेबल की नीड नहीं है, ठीक है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट थोड़ा यूएस के पर्सपेक्टिव से है तो नहीं पूछेंगे। एंड 5.2 तो है ही नहीं कोर्स में, ठीक है। ये हमारा यूनिट 1 पूरा हो गया। यूनिट 2 में इस बुक से सिर्फ सेक्शन 7.1 है, ठीक है, तो वो मैं यहीं से करवा देता हूँ एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट बुक, ठीक है। फिर फ्रॉयन का देखते हैं। हाँ 7.1 एसेट मार्केट, मनी एंड प्राइजेस, व्हाट इज मनी। तो ये एक एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पेपर में नहीं पूछेंगे बट कि वो सिगरेट को एज अ कमोडिटी यूज़ करते थे। मनी के फंक्शंस क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये सब 12th में पढ़ रखा है, इसकी इतनी नीड नहीं है। ये जो एग्रीगेट्स है ये पढ़ने पड़ेंगे। इंडिया में M1, M2, M3, M4, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये कर लेना, ये बुक में नहीं गिवन होगा, तो ये एग्रीगेट्स तुम एक बार ऑनलाइन करके कहीं देख लेना। मनी सप्लाई ठीक है, आरबीआई फिक्स करता है, ये बॉक्सेस पढ़ने की कोई नीड नहीं है, बस दैट्स इट। तो इसमें बस बेसिकली मनी के फंक्शंस एंड मॉनेटरी एग्रीगेट्स करनी है, ठीक है। नाउ विल मूव टू ब्लैंचर्ड। ब्लैंचर्ड इज दिस, ठीक है। ब्लैंचर्ड का चैप्टर 4 है यूनिट 2 में। अब इसको तुम इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेना क्योंकि मेरे को ढूंढने में टाइम लगेगा। फाइनेंशियल मार्केट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाई पावर्ड मनी रिजर्व से मनी क्रिएशन कैसे होता है, ये स्कूल में ही पढ़ रखा होगा, मनी मल्टीप्लायर कैसे चलते हैं, ठीक है। 3.3 हाँ फाइनेंशियल मार्केट्स ये पढ़ने का कोई नीड नहीं। डिमांड फॉर मनी ठीक है, बॉन्ड्स और उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी मनी की, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, ठीक है। मनी मार्केट फंड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इक्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको समझना, ये पूरा समझना है इसको, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट, जहाँ मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल होगी, इसको हम LM रिलेशन भी कहते हैं। IS था गुड्स मार्केट का, LM है मनी मार्केट का, ठीक है। अब अगर मनी डिमांड चेंज हो रही है तो इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, ठीक है।
डायग्रामेटिकली भी समझ आ रहा है, लॉजिकली भी देख लेना। सेम कॉन्सेप्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी पूछ लेंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए उसमें होता क्या है। बॉन्ड प्राइजेज एंड बॉन्ड यील्ड्स, दिस फॉर्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं डिराइव तो करवा दूंगा बट ठीक है, अभी आई डोंट थिंक अब मैं भी मतलब आई शुड टीच राइट नाउ। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बेसिकली बॉन्ड्स का, बॉन्ड्स प्राइस का एंड इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, नाउ डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट व्हाट बैंक्स डू, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्व रेशियो, ठीक है। हाँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाई पावर्ड मनी से हमारा मनी मल्टीप्लाई कैसे आता है। मैं एक और तरीके से पढ़ा सकता था बट ऐसे करके बंद छोड़ो, पढ़ाऊँगा नहीं अभी कुछ और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हाँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर सो फार। ठीक है, मनी डिमांड है, बेसिकली डिमांड फॉर करेंसी है, वो क्या रिलेशन होता है, रिजर्व्स भी है, तो एक प्रपोर्शन। सो फाइनली यू विल गेट दिस फॉर्मूला। बहुत ईजी है, वेरी ईजी टू डिराइव। एक बार डिराइव करोगे यू विल गेट होल्ड ऑफ इट। एंड उसको सेम चीज़ को वी कैन लाइक राइट दिस, ये सेम चीज़ है। ठीक है, ये सी करेंसी डिपॉजिट रेशियो होता है, थीटा एक प्रोपोर्शन होता है रिजर्व्स का, वो देख लेना, हर बुक में अलग नोटेशन होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ फेडरल फंड्स रेट, हाँ सेम इस फॉर्मूले का 4.11, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम थिंग। सिर्फ इस पोर्शन को हम इस पोर्शन को हम नीचे लेफ्ट साइड ले गए। ठीक है, सो वी आर गेटिंग दिस, सप्लाई ऑफ मनी इक्वल्स टू डिमांड फॉर मनी, मॉनेटरी बेस, हाई पावर्ड मनी, सब कुछ ये एच होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ रिजर्व्स। तो ये देख लेना, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ा था तुमने करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो नहीं पढ़ रखा था, सिर्फ रिजर्व पढ़ा था। 1/RR ये मल्टीप्लायर होता है, बट नाउ द मल्टीप्लायर इज दिस टर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके नाउ ठीक है, ये चैप्टर 4 हो गया। तो हमारा ब्लैंचर्ड से और कुछ पोर्शन नहीं है कोर्स में, तो इसको हम करते हैं बंद। नाउ लेट्स मूव टू फ्रॉयन। अब फ्रॉयन में मेरे को सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली, तो मैंने जो मैं जिस बुक से पढ़ रहा, फ्रॉयन से पढ़ रहा था, मैंने वही उसके नोट्स मतलब वही फ़ोटो क्लिक करके कर दिया। तो इसमें चैप्टर 3 है, दिस इज चैप्टर 3। नेक्स्ट चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 3 पूरा है कोर्स में। ठीक है, ये यूनिट 3 में आ जाएगा। इसमें जो मैंने मार्क कर रखे वो ही पढ़ लोगे तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। मतलब बट तुम्हें समझना पड़ेगा, मैंने बहुत फ़िल्टर आउट करके मार्क करा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पास नहीं, थोड़ा 7-8 बार पढ़ चुका हूँ वो चीज़। तो ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट समझने का, मर्सेंटिलिज्म, बुलियनिज्म एंड क्या डिफरेंस आता है, रियल फैक्टर्स आते हैं, फिर क्लासिकल उसको क्यों क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लासिकल्स को कीनीजियन क्यों क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोडक्शन का ये मैंने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि मेरे को बहुत तमीज़ से आती थी चीज़ ये, जब मैं स्टार्ट भी कर रहा था। तो बेसिकली वो ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, तो उसके बेसिकली उस बेसिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ रहा है एंड ऑल। दिस पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमें बता रहा है कि डिमांड कैसे आ रही है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ डू वी गेट टू दिस फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का ये इंटरप्रिटेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कर्व ठीक है, डिमांड कर्व हो जाते हैं तो नेगेटिव रिलेशन आते हैं, लेबर डिमांड आ गया। लेबर सप्लाई सेम लॉजिक, तुमने बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई भी पढ़ रखा है, तो उस बेसिस पे सेम लॉजिक आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, बैकवर्ड बेंडिंग कब होता है ये हमें पता है। ठीक है, एंड लेबर सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय रियल वेज नॉट द मनी वेज, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब दोनों चीज़ें इक्वल होगी। ठीक है, क्लासिकल्स में ओनली डिटरमाइंड बाय सप्लाई फैक्टर्स, क्योंकि प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा वो सप्लाई का। यहाँ तक क्लियर है, दिस इज़ क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट से तुम एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाओगे। दिस डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इसकी जो रीजनिंग चल रही है ना लेबर मार्केट में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ ये हो जाएगा एग्रीगेट, उससे रिलेटेड ही है। कंक्लूजन पढ़ लेना, इसका कंक्लूजन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
रियल बिजनेस साइकिल्स छोड़ सकते हो, ये चैप्टर 13-14 में आता है, तो ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, अब यूनिट 2 हो गया। अब यूनिट 3, सॉरी ये यूनिट 3 का चैप्टर था। एंड ये भी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, 5 मार्क्स का आ सकता है। बेसिकली बताता है मनी सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर मनी सप्लाई किसी एक रेट से बढ़ रही है तो प्राइजेस भी उसी रेट से बढ़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। कैम्ब्रिज सिर्फ मनी डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट, मोर और लेस दे आर इंटरलिंक्ड ओनली। ठीक है, इस पे तो मैंने वैसे ऑलरेडी मार्क ही कर रखा है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ये येलो वाले में जो मार्क कर रखा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये बॉक्सेस छोड़ सकते हो इसके। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, इस पे मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, अगर तुम्हें ये समझ आ जाएगी तो दैट मीन्स तुम्हें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ पर। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से करके जाना। ये कॉन्सेप्ट, ये जो ए बी जो बन रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंड्यूस में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों पे फ़र्क पड़ता है, तो मैंने सब कुछ मार्क कर रखे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखे हैं, तो ये देख लेना। पॉलिसी इम्प्लीकेशन, फिजिकल पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्सेशन से, ठीक है, ये डायग्राम तो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैक्सेशन से ना हम सप्लाई साइड पे भी इम्पैक्ट चेक करेंगे, क्योंकि अगर टैक्स कम होगा तो हमारे साइड से सप्लाई बढ़ जाएगी लेबर की, तो इसलिए सप्लाई का भी शिफ्ट होगा। तो टैक्स कट का दोनों साइड से इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड तो चलो नहीं इम्पैक्ट कर पाती क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल है, तो सप्लाई साइड का ही इम्पैक्ट चेक करते हैं। ठीक है, ये छोड़ सकते हो। कंक्लूजन का पढ़ लेना, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी क्लासिकल और कीनीशियंस में क्या डिफरेंस है। सेज लॉ क्या कहता था, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। ठीक है, तो अब हमारा फ्रॉयन का भी पार्ट हो गया यूनिट 3। नाउ विल मूव टू अवर लास्ट बुक, डॉर्नबुश। अब डॉर्नबुश में हमें चैप्टर 9 है, 10 है, 11 है। तो इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड है, थोड़े ज़्यादा हो गए। फिजिकल मल्टीप्लायर, वो सारे मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, इन सब का अगर फॉर्मूला डिराइव नहीं भी करना आ रहा या आ रहा है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बट अगर नहीं डिराइव करना आ रहा तो याद कर लेना, क्योंकि पेपर में एज इट इज़ वो पूछेंगे कि फिजिकल मल्टीप्लायर कितना है, मतलब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ रहा है तो आउटपुट कितने से बढ़ रहा है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो फिजिकल मल्टीप्लायर पूछेंगे या मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, वो देखने दो। 7.2 नहीं, चैप्टर 9 है, 10, 11। ओके, चैप्टर 9 इनकम एंड स्पेंडिंग, ये छोड़ दिया। ठीक है, ये हमने पढ़ ही रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या कॉन्सेप्ट होता है, कंजम्पशन फंक्शन हमें पता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। एमपीसी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट। ग्राफ्स बहुत इजी है, इसमें एक और कॉम्पोनेंट ऐड किया तो वो अपवर्ड शिफ्ट हो रखा है। ठीक है, सेविंग्स का फंक्शन भी निकाल सकते हो तुम, ये करने की कोई नीड नहीं है। अब एग्रीगेट डिमांड कब आ गया, इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे निकलेगा, ठीक है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ हमने C+i लिया, बट बाद में G+NX भी लेंगे तो फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट भी ले लिया। मल्टीप्लायर, ठीक है, ये प्रोसेस समझना कैसे होता है, मल्टीपल राउंड्स कैसे चलते हैं, एंड उसके बेसिस पे ये भी फॉर्मूला है, व्हेन ओनली CNIR पार्ट। मल्टीप्लायर इन प्रैक्टिस कुछ नीड नहीं, मल्टीप्लायर इन पिक्चर्स सेम कॉन्सेप्ट है, वो उतने से ज़्यादा से इंक्रीज़ हो रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड, गवर्नमेंट सेक्टर को भी इंक्लूड किया, जिसमें एक्सपेंडिचर आया, ट्रांसफर्स आया, टैक्सेस आए, तो वो सब भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा।
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी आ जाती है। तो अब इक्विलिब्रियम इनकम ऐसे पता चलेगी। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये होता क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी, हाँ, दिस इज द मल्टीप्लायर थिंग। देखो, दिस इज मल्टीप्लायर, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, रिकैप कर लेना जल्दी से रिवाइज करने के लिए। बजट, ये हमें डायग्राम नहीं चाहिए, यूएस के डायग्राम हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस भी आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस 5 मार्क का पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इसको पढ़ोगे भी, देन जस्ट टिल दिस पैराग्राफ, लास्ट के 2 पैराग्राफ छोड़ सकते हो, ये डायग्राम छोड़ सकते हो, ठीक है। सो विद दिस यूनिट 3 भी पूरा हो गया। अब बस यूनिट 4 का चैप्टर 10 मनी इंटरेस्ट एंड इनकम, ये छोड़ सकते हो। ISLM बेसिक्स पढ़ रखे हैं, ये समझ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, ये भी देख सकते हो। डिफिकल्ट मटेरियल अलर्ट से छोड़ सकते हो। आउटलाइन पढ़ना हो पढ़ लेना कोई, क्योंकि हम आगे पढ़ ही रहे तो कुछ दिक्कत होगी नहीं। इन्वेस्टमेंट का फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल तो चलो हमें पता ही रहता है। सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है जो हमने पहले पढ़ रखा है। IS कर्व की डेरिवेशन आ गई बस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम किया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड इनकम बढ़ जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ बढ़ गई। तो सेम इंटरेस्ट रेट कम किया तो इनकम बढ़ गई, तो IS कर्व की डेरिवेशन हो गया ये। वही मल्टीप्लायर का स्लोप देखना किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है, मल्टीप्लायर किस किस चीज़ पे डिपेंड होता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द IS कर्व, शिफ्ट विफ्ट कब होगा, ठीक है, वो तो पता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एंड ऑल। रीकैप देख लेना। मनी मार्केट LM कब होता है, मनी डिमांड फंक्शन, सेम कॉन्सेप्ट। दिस शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड मनी सप्लाई, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। LM कर्व की स्लोप, बाकी वही रीकैप वाला, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम दोनों मार्केट में कब होगा, ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट। ये ट्रांसमिशन प्रोसेस भी चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम समझना कैसे इस पॉइंट से इस पे हम आ रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल डिराइव करने के लिए चांसेस तो कम है, बट ठीक है, इट इज़ स्टिल ईजी, क्योंकि यहाँ प्राइस है तो प्राइस चेंज करोगे तो सिर्फ LM कर्व पे इम्पैक्ट पड़ता है, IS पे नहीं पड़ता। IS की इक्वेशन LM की इक्वेशन सॉल्व करोगे, Y एंड I 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस पे इसके बेसिस पे जो जो मल्टीप्लायर आएंगे। अब देखो यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ दे रखी है, पेपर में तुम्हें कुछ फिक्स वैल्यूज़ मिलेगी, तो तुम इजी टू सॉल्व होगा वो चीज़, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। ये चीज़ याद कर लेना अगर डिराइव नहीं हो पा रही, वैसे डिराइव करोगे तो दैट वुड बी बेटर। तो ये चीज़ एग्जैक्टली तुम्हें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, मतलब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो इनकम कितने से बढ़ रही है, ठीक है। सेम मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। चैप्टर 11.1 है। ISLM ये छोड़ दो, ये कुछ नीड नहीं है। ISLM तो हमें ऑलरेडी पता है। मॉनेटरी पॉलिसी पता है क्या चीज़ होती है। LM कर्व को चेंज कर रहे तो कितने से इम्पैक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई टाइम से। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इज़ इम्पोर्टेंट, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बहुत फोकस कर रही है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पे, क्योंकि ये फेल हो रहा था, ये समझना, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। लिक्विडिटी ट्रैप इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि इसमें इस केस में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाती है, कि मतलब अगर गवर्नमेंट और इंटरेस्ट रेट कम करना चाहे तो उससे भी इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। तो इट्स लाइक LM कर्व बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो इस पर मनी मतलब मॉनेटरी इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, मतलब तुम मनी सप्लाई चेंज करके इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो तो उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इम्पैक्ट पड़ता है IY अगर तुम IS कर्व को शिफ्ट करो, ठीक है। चलो पढ़ा नहीं रहा, अभी मैं फ्लो में चले जाता हूँ।
हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हिट करते या नेगेटिव हो जाते, ये कोविड के टाइम पे हुआ था, इंटरेस्ट रेट वाज लेस देन ज़ीरो, तो इसके चांसेस हैं पूछने के। देखो 2-3 बॉक्सेस में दे रखे सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्लासिकल केस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये समझना। क्राउडिंग आउट कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ रहा है, उसकी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट गिरने लग जाती है, तो थोड़ा कम इम्पैक्टफुल हो जाता है, ठीक है। क्राउडिंग आउट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्राउडिंग आउट कुछ कुछ केसेस होंगे जहाँ कंप्लीट क्राउडिंग आउट होगा, कुछ कुछ केसेस होंगे जहाँ क्राउडिंग आउट होगा ही नहीं, क्लासिकल केस ही वाले करना, एंड ये वाले दोनों डायग्राम कर लेना, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये भी ठीक है। जो ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसका मतलब कि एक आरबीआई का ना एक सेक्शन होता है जो उस आरबीआई के एक्ट में मेंशन्ड है कि इंडिपेंडेंट रहेगा आरबीआई। अब इसमें क्या है कि वो दोनों कोऑर्डिनेट करके आउटपुट बढ़ा सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी ना हो। तो अगर वो दोनों मतलब गवर्नमेंट और आरबीआई कोऑर्डिनेट करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत लॉजिकल होता है ये करना, ये टेबल फिल करना और ये वैल्यूज़ ना मत रखना, इनके बेसिस पे देखना कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बाकी भी सेम कॉन्सेप्ट करना, ये सब कुछ हटा देना। अब देखो इनकम टैक्स कट है तो इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इनकम टैक्स कट है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड या आईएएस का शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट, एंड इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारा कंजम्पशन, क्योंकि अब इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, बट वाई भी बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। ये सारा खुद सॉल्व करके देखना, एंड दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, तो इसको छोड़ भी सकते हो। हाँ, इसको छोड़ दो, बिल्कुल थ्योरी है। ओके, सो ये हो गया हमारा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ट्राई टू गेट 6-7 आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि ये पेपर बहुत, ये इंडियन इको वाले पेपर तो है नहीं कि याद करके लिख दिया, तो इसमें तुम्हारा माइंड जितना फ्रेश होगा उतने आंसर्स, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुमने नहीं पढ़ रखे होंगे और तुम्हें वहीं पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट वुड मेक सेंस अगर थोड़ा अभी से टाइम से सोना शुरू कर दो ताकि माइंड फ्रेश रहे, ठीक। ओके।